सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। नमस्कार, सक्सेस स्पीक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे सौम्या शर्मा से, जिन्होंने साल 2017 की सिविल सेवा परीक्षा में 9वां स्थान प्राप्त किया है और जिनकी सफलता की कहानी बेहद रोमांचक और रोचक है। पिछले एपिसोड में समय के कारण हम अपने उस सफ़र को पूरा नहीं कर पाए थे। आइए आज इस एपिसोड में इस सफ़र को अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करें। सौम्या, आपका एक बार फिर से स्वागत है सक्सेस स्पीक्स में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सौम्या, जब आपने ये डिसीजन लिया तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, किस तरह का सपोर्ट रहा, उन्होंने किस तरह से आपको उनके लिए एक न्यू फील्ड था लॉ, बिकॉज कोई एक्सपोजर नहीं था, तो बट दे सपोर्टेड मी, व्हिच आई एम वेरी थैंकफुल फॉर। उन्होंने मेरे डिसीजन का सपोर्ट दिया और थ्रू आउट लॉ स्कूल उन्होंने जैसे देखा एक लॉ एक बहुत अच्छा ग्रेजुएशन फील्ड है, स्पेशली इफ यू डू इट फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड द काइंड ऑफ एजुकेशन जो वहाँ पे मिली है वो बहुत different and it opens you up to so many social issues and it just exposes you to a lot of things. I think that also helped me a lot in my civil services exam. बिल्कुल बिल्कुल। सर, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाना कि आपने ऑलरेडी एक सोच के चल रहे हैं कि पीसीएम है, स्ट्रीम्स हैं, सारे ऑप्शंस ओपन है, पर रियलाइज़ हुआ नहीं मुझे लॉ करना है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के अंदर आना, कि उसे पता हो कि मुझे क्या चाहिए और वो किस तरह से ये अपने अंदर पा सकता है और डेवलप कर सकता है इस चीज़ को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी के अंदर जिगर। देखिए, जो इन्होंने कहा सौम्या ने कि मैं अपने चाइल्डहुड के साथ अलग अलग टाइम पे मैं अलग अलग सोचते, कभी मैं ये बन जाऊँ, कभी वो बन जाऊँ। ये जिज्ञासा ही बहुत बड़ी। इन्होंने क्या कहा, एक एम्बिशन, एक मिशन लाइफ में। कुछ ना हो कि हम कुछ भी बन जाएँ, तो वो कुछ ऐसा कोई आंसर ही नहीं होता है कि ज़िंदगी में कुछ हो जाए। कुछ बनना चाहते हैं, उसका कुछ स्पेसिफिक चॉइस है, तो इंसान फिर अपनी वो सीढ़ियाँ ढूंढता है कि ये नहीं। तो समय के साथ एक टेम्परामेंट में भी चेंज आता है, लेकिन जितने भी जिज्ञासा इनकी दिखती है वो एक खोजी पर्सनालिटी है, ढूंढने की पर्सनालिटी है, और वो समय के साथ इन्होंने उसके साथ उसको पहचाना। पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता गया कि कई बार पेरेंट्स क्या होते हैं, गलती होती है कि कोई ख्वाब देखा बच्चे ने, उसको दबा दिया, तुम हमेशा ख्वाब देखते रहते हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए, रोज़ तुम्हारा सपना बदल जाता है। तो इस तरह के जो डिस्करेजमेंट होती है बच्चे में, तो वो जिज्ञासा ख़त्म हो जाती है उसको करने के लिए। फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो जो कहोगे आप वैसे कर लेंगे। लेकिन ये इनकी जिज्ञासा जो है, ये दोनों को साबित करता है कि इनके पेरेंट्स भी इस मामले में साथ जुड़े रहे हैं। इन्होंने कभी इनके ऊपर दबाव नहीं डाला कि तुमको यही करना और ये नहीं करना है, और इन्होंने उस चीज़ की कदर की और लगातार इसको आगे ढूंढते कहते हैं जो है नदी की धारा जैसे चलती है टकराते हुए, लेकिन अपनी राह जरूर ढूंढ लेती है। तो यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और सौम्या, ये भी जानना चाहूँगा कि जब आपने फाइनली डिसाइड कर दिया, बहुत कम समय था, तब क्या कदम उठाया, क्या सोचा कि अब किस तरफ आगे बढ़ूँ, किस दिशा में जाऊँ, तब कैसे हेल्प ली और गाइडेंस ली? उस टाइम पे मैंने क्या किया, एक तो मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ी रिस्क ले रही हूँ। 4 महीने हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम 18 जून को था और मेरा कॉलेज का फाइनल पेपर 2 जून को था। तो मुझे था कि मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ, लेकिन 5th ईयर था मेरा कॉलेज का, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली हल्का होता है, क्लास के इतने लंबे घंटे की क्लासेस नहीं होती, तो मैंने सोचा शायद मैं मैनेज कर लूँगी। मेरा फर्स्ट स्टेप जो मैंने लिया था वो इंटरनेट पे जाके मैंने टॉपर स्ट्रैटेजीज़ देखी, जो लोग टॉपर्स अपनी स्ट्रैटेजीज़ डालते हैं ऑनलाइन, मैंने वो सारी देखी, बुक लिस्ट वगैरह सब कुछ देखा, और मैंने एक सबकी स्ट्रैटेजीज़ पढ़ के, जिनके भी अच्छे मार्क्स आए थे जनरल स्टडीज़ एक्सेट्रा में, मैंने एक अपनी खुद की स्ट्रैटेजी एंड बुक लिस्ट बनाई और मैंने देखा ये सारे सोर्सेज हैं, इनमें से करने का फ़ायदा है, दीज आर एक्स्ट्रा। एंड देन वंस वो मेरा पक्का था कि ये सब है बुक्स, ये इस तरह से करना है और इस तरह से लोगों का हुआ है, तो वो मैंने कम से कम आई थिंक 10-15 स्ट्रैटेजीज़ तो पढ़ी थी लोगों की, और उसके बाद आई मेड माई ओन स्ट्रैटेजी कि अच्छा अब मेरे को लगता है ऐसे करना चाहिए। और उस दिन ऐसे हो गया था, मैं हॉस्टल में रहती थी, तो यूजुअली मैं हर वीकेंड घर आ जाती थी। उस दिन मैं आई नहीं, उसके बाद मतलब संडे को जैसे घर से मैं अपने हॉस्टल में गई, तो मैं शायद 1 महीने 1.5 महीने हॉस्टल में ही रही। मैं आई ही नहीं घर, मैं अपने रूम में बैठ के बस पढ़ रही थी, क्योंकि फिर एक
एक तरीके का जुनून पैदा हो जाता है कि अब इसको करना है और अच्छे से करना है। तो फिर और मेरे पास टाइम भी काफ़ी था, जैसे मैं आपको बता रही हूँ 5th ईयर में कुछ इतनी हैवी नहीं थी हमारी पढ़ाई। तो मैंने सोचा कि शायद अगर मैं अभी अपना ढंग से एक सिंसेरिटी के साथ और एक सच्चाई के साथ पढ़ाई करूं तो शायद मेरा हो सकता है, और एक विश्वास अपने अंदर कि मेरा हो जाएगा अगर मैं लगी रहूं। और मेरे फ्रेंड्स एंड माय फैमिली जो मेरे आसपास थे उन्होंने भी मुझे वो एक तरीके का विश्वास दिलाया कि तुम्हारा हो सकता है, तुम में वो मतलब तुम लगी रहो, तुम्हारा हो जाएगा। तो उन लोगों का भी सपोर्ट इम्पोर्टेंट रहा। एंड इट वाज जस्ट लाइक उस दिन डिसाइड करा तो उसके फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। फिर था कि अब ये आगे ही इसी डायरेक्शन में जाएगा। और वो फर्म्स वगैरह का भी ईमेल्स आनी शुरू हो गई कि बनाइए जॉइनिंग, तो उनको रिजेक्ट करा कि अब नहीं होगा जॉइनिंग कोई। तो फिर एक वो भी प्रेशर हो गया कि अब मैं कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड हूँ और करना तो यही करना है। बिल्कुल। सो जैसे सर हमेशा बोलते हैं बर्न योर ब्रिजेस, बर्न योर बोट एंड एवरीथिंग। और एक ये कुछ मैंने अपने हॉस्टल रूम को मैंने अपने ब्लॉग में डाला है एक लिंक। मैंने अपने आसपास अपनी हॉस्टल रूम को इतनी मोटिवेशनल कोट्स एंड एक्सेट्रा आई यूज्ड टू राइट। उठती थी तो मेरे सामने लिखा जाता है इट्स बेटर टू स्वेट नाउ देन ब्लीड लेटर। अभी करो, मतलब एक वो हो गया कि यही टाइम है करने का और अच्छे से करना है तो अभी कर लो वो, बिकॉज आई एम फुल ऑफ एंथुजियाज्म और अभी तक फेलियर नहीं देखा। तो मुझे था अभी अच्छे से करूँगे तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर स्ट्रैटेजी इन्होंने एक बोला, स्ट्रैटेजी कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे सही स्ट्रैटेजी बनाई या चुनाव किया जा सकता है उसका किसी भी स्टूडेंट के लिए? हर इंसान की अपनी स्ट्रैटेजी होती है जो कि अपने सिचुएशन के हिसाब से कस्टमाइज़ करता है। रेफरेंस के लिए बहुतों को सुनना पड़ता है, जैसे इन्होंने भी काफ़ी सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी सुनी देखी, लेकिन अल्टीमेटली सबको कॉपी नहीं किया इन्होंने। यदि कॉपी की होती तो फिर उसी के साथ इंसान फिर अपनी स्ट्रेंथ से भटक जाता है। इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई सारे करके कि मुझको क्या सूट करता है। अब जैसे इनके सामने चुनौती आ रही है कि भाई वहाँ रिजेक्शन हो रहा है, सिर्फ चीज़ें हैं, तो इन्होंने कहा कि वो बर्न योर शिप छोड़ो, अब आगे बढ़ना है। तो एवरी टाइम ये सारी चुनौतियाँ इनको आगे की आगे पुश करती रही थी। और हर इंसान को अपनी स्ट्रैटेजी तो बनानी ही चाहिए कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगा, क्या जो मुझे सूट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, सो मैं एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं। सक्सेस स्पीक्स में अभी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, आप कहीं जाइएगा नहीं, विल बी राइट बैक। मिलिए सिविल सेवा परीक्षा के सफल परीक्षार्थियों से और जानें उनकी सफलता के राज सक्सेस स्पीक्स के साथ। सक्सेस स्पीक्स हर शनिवार सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। वेलकम बैक। सक्सेस स्पीक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों को जानना चाहिए कि एग्ज़ाम में आपने तैयारी तो कर ली, लेकिन एग्ज़ाम से ठीक पहले आप बीमार हो गई। वो क्या हुआ था आपके साथ, जरा ऑडियंस आप शेयर करिए लोगों से। ये अगेन मेरे को ऐसे लगा कि अब जैसे एकदम मैंने बहुत रिस्क ली। 19 फेब को सोचा कि एग्ज़ाम इसी साल देना है और उसके बाद मैंने अपनी पूरी एनर्जी एंड एफर्ट एवरीथिंग इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ने में लगाई। और यहाँ तक कि मेरे फेयरवेल भी जो हुआ था कॉलेज में, उसकी भी मैं खुद नहीं गई उसकी साड़ी लेने। मैंने अपनी मम्मा को बोला आपको जो पसंद आ रहा ले आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो दैट वाज द काइंड ऑफ डेडिकेशन आई पुट इन। और जब खुद अपनी जितनी भी पढ़ाई करी और काफ़ी अच्छे से करी, इतनी सारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी, जब वो सब करने का वक्त आया तो मेरी खुद की ही बॉडी ने मेरे साथ एक जंग करनी शुरू कर दी। और लिटरली ऐसा हुआ कि उस टाइम पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि
मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। सैटरडे को एसए का पेपर था, संडे की छुट्टी थी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 पेपर्स थे, फिर थर्सडे की छुट्टी थी, फिर फ्राइडे को ऑप्शनल का पेपर था। राइट। क्योंकि मैं बहुत लिख चुकी थी या जो भी, और स्ट्रेस में भी आ गई थी, अब पेपर कल है, क्या होगा क्या नहीं होगा। इट वॉज अ वेरी रिस्की सिचुएशन। मेरा पहले मसल स्पाज्म हो गया राइट हैंड में, पहले पेपर के बाद? एसए पेपर से पहले आई हैड अ मसल। मसल स्पाज्म इन माय राइट हैंड, और वो पूरा पेन यहाँ से शोल्डर तक एक्सटेंड कर रहा था। पेन उठाना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो तब भी लगा क्या हो रहा है। मेरे पेरेंट्स और डॉक्टर्स, इन्होंने अपनी तरफ से मेरे को जो भी ट्रीटमेंट वगैरह दी, कुछ भी काम नहीं करा। फाइनली एसए पेपर से एक दिन रात को, जैसे सुबह ये सब होना शुरू हुआ, रात को मेरे को एक बहुत पोटेंट पेन किलर दिया गया जो दे वर अवॉइडिंग कि इसको ना ही दें तो बेटर, बट वो देना पड़ा और तब मेरा पेन तो ठीक हो गया। अगले दिन एसए का पेपर मैं बहुत कम टाइम के लिए सोई, बिकॉज हालत ख़राब हो रही थी। मैं बेयरली 3-4 घंटे सोई रात को, और मैं एसए का पेपर लिख के आई, जो मेरे हिसाब से अच्छा गया। घर जब मैं पहुंची तो सैटरडे नाइट से मेरा फीवर शुरू हो गया था, और वो बढ़ता चला गया। अगले दिन उठना मुश्किल बेड से, और हर कैंडिडेट की तरह मैंने भी अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे कि रिवाइज़ करूँगी जीएस के लिए सब कुछ। तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई रिविजन्स नहीं हुई, और लिटरली मैं बेड पे पड़ी रही पूरे संडे। अगले दिन पेपर देने जाने, कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैंने अपनी तरफ से ऐसे क्या गलती करी कि मेरे साथ अब ये हो रहा है। तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड क्योंकि अगेन मैं इसको ब्लेसिंग ही मानूंगी कि एक डॉक्टर हैं फैमिली में, तो मेरी ड्रिप्स लगती थी। मैंने आप एग्जाम देने जा रहे हैं और ड्रिप्स तब भी ड्रिप, मेरे हाथ पे तो कानूला लगा हुआ था जब मैं पेपर्स देने जाती थी, और मेरे को सुबह लगता था, उठती थी मुझे ड्रिप लगता था। वहाँ सेंटर पे मुझे फिर से मेरी पहले एक दिन गाड़ी में ड्रिप लगा, वो बहुत अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि गर्मी एंड वो ड्रिप, एग्जॉशन फ्रॉम राइटिंग एग्जाम। फीवर मेरा कम से कम 102 तो रहा, और मैंने उसमें वायरल फीवर था, वो अक्टूबर के दिनों में होता है लोगों को, और वायरल फीवर 1 हफ्ते तक तो चलता ही है। तो मेंस वीक मेरे लिए वायरल फीवर वीक था। मेरे को सारा टाइम फीवर रहा है। और जैसे भी फिर एक दिन गार्ड रूम में लगा मुझे, गार्ड रूम को उन्होंने मेडिकल रूम की तरह कन्वर्ट करा, वहाँ पे मुझे ड्रिप लगा। बट ये ज़रूर है कि उस टाइम पे एक मुझे ऐसा लगा दैट दिस इज़ अ चैलेंज टू टेस्ट कि मैं कितना दिल से चाहती हूँ। हार नहीं मानना, ये आपकी पर्सनालिटी का बिल्कुल हिस्सा नहीं, बिल्कुल नहीं। आई डिड नॉट वांट टू गिव एन एक्सक्यूज़ कि मेरा इसलिए नहीं हुआ। मैं कर सकती थी, अगर मेरा मेंस क्लियर नहीं होता था मैं इजीली बोल देती कि मैं बीमार थी इसलिए नहीं हुआ, विच इज़ वेरी वैलिड एक्सक्यूज़। तो सौम्या, एक इतना संघर्ष के साथ एग्ज़ाम देना, कहीं ना कहीं तो आपके मन में आया होगा कि छोड़ो क्या करना है, कोई जान पे थोड़ी खेलनी है, छोड़ देना है, ऐसा कभी नहीं आया आपके मन में? आपको भरोसा था कि मैं इसको जीत लूँगी, इसको जो है? भरोसा जीत का नहीं था, भरोसा यह था कि मैं इसको छोड़ दूंगी नहीं, मतलब अगर गिव अप नहीं करना चाहते थे। आई डिड नॉट वांट टू गिव अप। थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जो स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपरेशन है उसमें खास करके जो जेंडर स्टडीज़ है पहले मेंस के लिए, वो पेपर 1 जेंडर स्टडीज़ जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपका और सोशियोलॉजी सारे 100 टॉपिक्स हैं, उसमें उसको कैसे किया आपने? उनके लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं एनसीईआरटीज़, वो पुरानी एनसीईआरटी जो आर.एस. शर्मा की है वो, और बिपिन चंद्रा की भी पुरानी एनसीईआरटी। मैंने वो थिक बुक नहीं पढ़ी थी बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने बिपिन चंद्रा की पुरानी बुक पढ़ी। स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए गोचे लॉन्ग एंड बाकी ज्योग्राफी बुक्स, वही सब पढ़ा मैंने। एंड करंट अफेयर्स जो कवर हो रहे थे, सोशियोलॉजी एंड अदर डाइवर्सिटी वाले, वो सब। उसका और उसके बाद आपने पढ़ाई के साथ साथ उसमें कोई अपनी खास स्ट्रेटजी जो अपनाई हो? ये ओवरऑल फॉर जनरल स्टडीज़ जो मेरी एक स्ट्रैटेजी रही, वो मैंने देखा कि एसे एंड एथिक्स आर 2 पेपर्स, अगर मैं ढंग से इन पे फोकस डालूँ तो मेरी रैंक बहुत अच्छी आ सकती है। बिकॉज ये ऐसे पेपर्स हैं जिनमें आपको इतना पढ़ना नहीं पड़ता, बट ये वो पेपर्स हैं विच इफ़ यू पुट इन सम एफर्ट, जो आई थिंक सम पीपल डोंट, लाइटली ऐसे लिखना ही तो है, लेकिन मैंने सोचा मैं थोड़ी इसमें अपना एफर्ट डालूंगी तो शायद मेरा अच्छा होगा, एंड दैट हैपन। तो एसे एंड एथिक्स पे मैंने स्पेशल फोकस दिया। जीएस 1, 2, 3 तो हो ही रहा था, बट एथिक्स के लिए मेरी मदर ने मेरे इन दोनों पेपर्स में बहुत हेल्प करी है, इन एसे एंड एथिक्स। मैंने स्पेशल टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी फॉर दीज 2 पेपर्स,
वहाँ पे भी अपने टेस्ट देती थी एंड अपनी मदर से भी अपना एक बारी करेक्ट करवाती थी, बिकॉज आई थिंक शी इज़ अ वेरी एथिकल पर्सन और मुझे अच्छा लगता था इनकी व्यूज़ सुनना, कुछ डिफरेंट होता था। तो एसे एंड एथिक्स में मैंने अपने मदर की हेल्प ली है एंड विच इफ़ यू सी माई मार्क्स शीट, मेरे एसे में भी बहुत हाई मार्क्स आए हैं, इवन इन एथिक्स कंपेयर टू दिस ईयर्स रैंक मार्क्स इन एथिक्स आई हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। थोड़ा स्पेसिफिकली एथिक्स के बारे में हम चाहेंगे कि आप शेयर करिए कि आपने क्या अप्रोच अपनाया है कि इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आपके नंबर अच्छा रहा है, और जो लोगों को बताना चाहेंगे आप। सो एथिक्स में मेरे 111 नंबर आए हैं, इस बार आई थिंक हाईएस्ट 115 गए। एक एथिक्स के लिए सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी एक आप सोर्स ले लीजिए, वहाँ राजेंद्र नगर मार्केट में कोई भी एक बुक उठा के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए अपने एथिक्स के, ठीक है। और वो जो सिलेबस कवर एक बारी कर लो किसी भी बुक से, उसके बाद फॉर एवरी वर्ड इन द सिलेबस आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। फॉर इंस्टेंस अगर वैल्यूज़ लिखी हैं ऑफ probity, values of empathy, what do you mean by these terms? इन values का आपके लिए क्या महत्व है और उनके थोड़े थोड़े नोट्स कि आप इनको कैसे समझ रहे हैं वो। फिर सेकंड पार्ट ऑफ एथिक्स सिलेबस इज योर केस स्टडीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो केस स्टडीज एज मेनी एज यू कैन सॉल्व, उनको सॉल्व करें एंड जब आप सजेशंस दे रहे हैं तो ट्राई टू थिंक ऑफ सजेशंस जो एथिकल तो हो ही लेकिन प्रैक्टिकल भी हो। स्वामी थोड़ी सी एस्से की बात करते हैं। एस्से की प्रिपरेशन, चूँकि बाकी सब्जेक्ट में तो लोगों के नंबर आते हैं, लेकिन एथिक्स भी जैसे आपने कहा और एस्से के पेपर, एस्से को अच्छा करने के लिए आपने क्या किया? उसके लिए भी मैंने सेम किया, मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी एस्से की और मैंने एसेस लिखना प्रैक्टिस करना शुरू करा और अपने मदर से अपने एसेस चेक करवाए, बिकॉज एंड द रीज़न फॉर दैट वाज कि आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, तो मेरी पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट था और मेरी मदर का पर्सपेक्टिव यूज्ड टू बी वेरी फ्रेश इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंड इवन इफ नॉट, तो उनका क्रिटिसिज्म भी थोड़ा फ्रैंक होता था। तो मैंने उस चक्कर में ऐसे करा। एक अच्छे ऐसे में क्या क्या चीज़ों का ध्यान करना चाहिए? एक अच्छा ऐसे लिखना हो तो क्या ध्यान रखना चाहिए? जो पढ़ना इजी हो, एक फ्लो के साथ पढ़ा जाए, सेंटेंसेस जो आप लिख रहे हैं, लैंग्वेज शुड बी सिंपल, इट शुड बी कोहेरेंट, आपके आइडियाज़ एक अच्छी तरह से फ्लो करने चाहिए एंड आप एक ऐसे भी राइट एज अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर। करंट डायमेंशन ऑफ द टॉपिक, वुमेन पे लिख रहे हैं, उसको करंट डायमेंशन क्या है वो भी मेंशन कर सकते हैं। एक ओवरऑल वेल राउंडेड एसे विच इज़ ऑल्सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव्स ऑल्सो, और एक अच्छा कंक्लूजन जिसका एसे के साथ रिलेशन हो, कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं जो आप किसी भी एसे में डाल सकते हैं। एक और बात जानने की, खास के जो पर्सनालिटी टेस्ट है, एक फाइनल वहाँ तक रीच होती है, तो आपकी क्या फीलिंग है उसके बारे में? पर्सनालिटी टेस्ट में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा वहाँ पे टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद सच एस्टीम मेंबर्स, एक बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस होता है अपने आप में। वो भी अच्छा था। उसके लिए भी प्रिपरेशन मैंने कुछ ऐसे ही करी थी। न्यूज़पेपर्स तो मैं पहले से 2 पढ़ रही थी, साथ में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ना शुरू कर दिया टू कवर लोकल न्यूज़, और बजट के आसपास मैंने इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ा थोड़ा सा, ताकि बजट क्लियर हो जाए। फिर मॉक इंटरव्यूज़ देना और अपने थोड़ी पर्सनालिटी पे ध्यान देना। कोई खास सिचुएशन जो आपको इंटरव्यू में से याद हो, जहाँ आप लग रहा है कि मैं फंस गई हूँ, या कोई सिचुएशन जहाँ बहुत इंटरेस्टिंग हो जो शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक एक मेरे से क्वेश्चन पूछा गया जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था अपने इंटरव्यू में। मैंने हॉबीज़ जो मेंशन करी थी उसमें एक मैप रीडिंग भी इज़ वन ऑफ माई हॉबीज़, आई लाइक लुकिंग एट मैप्स एंड तो उससे मेरे से चेयरमैन ने पूछा था कि इफ़ आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू सूडान बाय रोड, व्हाट आर कंट्रीज विल आई क्रॉस? So that was a question meant to test if I'm really doing this hobby of map reading, and I was able to answer. I asked him for some time to think, and I told him the route to reach Sudan by road, which was a very interesting moment because I liked it. And बाकी मेरे इंटरव्यू में बहुत अच्छे questions पूछे, to know more about my opinion on demonetization, on Trump, ऐसे काफ़ी कुछ लॉ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे। तो ओवरऑल एक वाइड रेंजिंग क्वेश्चंस आपके साथ। एक जनरल स्टडीज़ प्रिलिमिनरी प्रीलिम्स में जो 2 पेपर हैं, तो बहुत सारे लोग सीसैट पे लापरवाही कर रहे होते हैं, तो एक बार एग्ज़ाम में, हालांकि जनरल स्टडीज़ से सारा कट ऑफ पॉइंट बनता है, तो आपका क्या अनुभव, आप क्या कहना चाहेंगे सीसैट पेपर को लेकर के? मैं ये कहना चाहूँगी कि यूपीएससी के किसी भी पेपर को आप लाइटली मत लीजिए। सीसैट भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई माई सेल्फ वॉज इनिशियली टेकिंग इट लिटिल लाइटली, मुझे लगा हो जाएगा सीसैट,
बट इट वॉज माई फादर जिन्होंने मुझे बोला कि कुछ प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि मैं लॉ पढ़ रही थी एंड मैथ्स से मैं कट ऑफ थी फॉर 5 years। मैंने 12th में मैथ्स से ही करा था, लेकिन 5 years तक फिर कुछ कैलकुलेशंस नहीं हुई हाथ से अपने। तो मैंने मैथ्स पे कुछ मैंने प्रैक्टिस करा विद माई फादर, जैसे कभी टाइम निकाल के कुछ SSC क्वेश्चन एक्सेट्रा वो कर लिए। अब आपने उसको भी बहुत सीरियसली लिया और हाँ, करना मतलब चाहिए। CSAT डेफिनेटली आपका पेपर 1 पे फोकस होना चाहिए, बट CSAT पे भी ध्यान देना चाहिए। कोई भी चीज में आप मिस नहीं कर सकते। हाँ, बिकॉज यू कैन नेवर टेक चांसेस। आपको नहीं पता CSAT का क्या लेवल आएगा, इजी डिफिकल्ट कैसा होगा, यू नेवर नो। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी ऐसा पार्ट है जो मे बी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आपको वो प्रैक्टिस। अब आपके मन में ऐसी क्या मिशन आ रहा है, विजन, क्योंकि आपके विचारों में शुरू से आप एक मिशनरी हैं, विजनरी हैं आप, तो एज एन IAS ऑफिसर अपने आप को क्या क्या देख रही हैं, क्या करने वाली है आप, ऐसे क्या फीलिंग आ रही है? आई डू नॉट मेक वेरी हाई टारगेट्स इतनी जल्दी, बट आई जस्ट होप टू बी अ गुड ऑफिसर टू हेल्प पीपल। जिस भी तरह जो भी सिचुएशन मेरे सामने आएगी, आई जस्ट होप टू हेल्प पीपल एंड टू सर्व पीपल, दैट इज ऑल। अब वो किस सिचुएशन किस तरह से होती है सर्विस, वो आई जस्ट होप अच्छे ही वो हो। ट्रेनिंग के बाद आप बट वेरी सिंपल, द ओनली एक्सपेक्टेशन आई हैव इज टू नॉट डिसअपॉइंट पीपल एंड टू डू वेल। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू फॉर वंडरफुल करियर अहेड। सर यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम अपने ऑडियंस का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके पास क्या सवाल हैं आपके लिए। सक्सेस स्पीक्स में अभी वक्त हो गया है एक और छोटा सा ब्रेक लेने का। सौम्या के साथ हमारी ये रोचक बातचीत जारी रहेगी ब्रेक के उस पार भी। आप कहीं मत जाइएगा। मिलिए सिविल सेवा परीक्षा के सफल परीक्षार्थियों से और जानें उनकी सफलता के राज सक्सेस स्पीक्स के साथ। सक्सेस स्पीक्स हर शनिवार सुबह 9:30 बजे DD नेशनल पर। वेलकम बैक। सक्सेस स्पीक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सौम्या शर्मा से, जिन्होंने साल 2017 सिविल सेवा परीक्षा में 9वां स्थान प्राप्त किया है और जिनकी सफलता की कहानी बेहद रोचक है। आइए अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं हमारे ऑडियंस का। मेरा नाम रवि भूषण है, मैं बिहार से हूँ। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, ये सभी लोग बोलते हैं कि स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, तो ये स्मार्ट स्टडी क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है? देखिए, स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं, योर स्टडी शुड सूट यू। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करके फिर पढ़ना है। दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी मीन्स अगर आप हैं, जैसे आप अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, आपका फ्रेंड अपने तरीके से पढ़ रहा है, जैसे डिफरेंस, आपको जितना पता है आपके फ्रेंड को जितना पता है उसमें फ़र्क होगा। तो योर स्टडी शुड बी सूटेड टू यू। आपको कितना पता है, दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट स्टडी 1। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी वुड बी टू, आप जहाँ से भी अपना कवर कर रहे हो सिलेबस, तो डोंट रीड द सेम टॉपिक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अच्छे ट्रस्टेड सोर्सेज को आप फॉलो करो। एंड द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी वुड बी टाइम मैनेजमेंट। हाउ आर यू मैनेजिंग योर टाइम? एवरीवन हैज 24 आवर्स इन अ डे। अब आप उसमें से कैसे अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहे हो, दैट इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी। तो सारी डिस्ट्रैक्शंस लाइक सोशल मीडिया एट्सेट्रा शुड बी रिमूव्ड। इफ़ यू फॉलो दीज थिंग्स यू विल बी एबल टू मैनेज योर टाइम वेल एंड ऑल्सो आपकी पढ़ाई आपको सूट करेगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। मैम, मेरा नाम ललिता कश्यप है, मैं यूपी से हूँ, रामपुर ज़िले से। मेरा सवाल ये है कि करंट अफेयर्स जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो करंट अफेयर्स को किस तरीके से तैयार करें? यू आर वेरी राइट। करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर दिस एग्जाम, एंड नॉट जस्ट फॉर दिस एग्जाम, जनरली भी एक अवेयर इंसान के लिए करंट अफेयर्स पता होना इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको जैसे मैंने करा था, एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ मस्ट। आप
द हिंदू आई वुड रिकमेंड, बट एनी न्यूज़पेपर ऑफ योर लाइकिंग आप इसको पढ़ना शुरू करो, आपको एक बहुत अच्छी ब्रॉड जनरल अवेयरनेस क्रिएट होगी इफ़ यू रीड न्यूज़पेपर्स डेली. दैट इज़ वन. सेकेंड, यू कैन फॉलो एनी वन मैगजीन विच इज़ डेडिकेटेड फॉर यूपीएससी करंट अफेयर्स. तो वो प्रीलिम्स टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको हेल्प कर सकती है. तो न्यूज़पेपर इज़ अ मस्ट एंड सप्लीमेंटेड विद अ मैगजीन. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो सम गुड न्यूज़ चैनल्स लाइक राज्यसभा टीवी एक्सेट्रा, एंड यू कैन वॉच द वीडियोज़ एंड डिबेट्स टू नो. सौम्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो में आए और इतनी सारी जानकारी हमें दी, और आपकी कहानी एक इट्स अ फैबुलस स्टोरी. आई एम श्योर दर्शकों को बहुत बहुत फ़ायदा होगा इससे. थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे एडवाइसेस हमारे स्टूडेंट को देने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया सर. ये था हमारा खास एपिसोड सौम्या शर्मा के साथ. उम्मीद करता हूँ सौम्या की ये जो स्टोरी है आपको बहुत प्रेरणा देगी. अगले हफ्ते सफलता की एक और कहानी के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात. तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय.